रिवीजन क्लास में हम लोगों को ये सारे सेक्शंस को और साथ में ये ट्रांसलेशन वाला सेक्शन हम लोग को देखना ही है। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि ट्रांसलेशन तो अनिवार्य है, ना तो आप रिपोर्ट रट पाओगे, ना तो आप लेटर रट पाओगे, ना तो आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ये जो भी बात हम बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं? इतना संभव है कि 100 वर्ड का हम रिपोर्ट रट लें, और संभव क्या गैर जरूरी भी मेरे समझ से रट्टा मार करके तैयारी करना मतलब एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन मतलब कि अगर जब आप 12th के बाद अपने छोटे भाई और बहन को पढ़ा रहे हो, रिपोर्ट लेटर या जो चीज आप पढ़ा रहे हो, उसमें लगे कि हमको अब मेरे छोटे भाई बहन के लिए किसी दूसरे टीचर की जरूरत है, आई एम सफिशिएंट। आई ऑलवेज टेल यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन सच अ वे दैट यू कैन कन्विंस समवन। You have to read in such a way that you can teach someone। कि आपको समझना ऐसे किसी को समझा सकूं, पढ़ना ऐसे कि किसी को पढ़ा सकूं। और उस एजुकेशन को तो एजुकेशन हम मानते ही नहीं जिसमें कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हाथ पैर कांप रहा है, अरे कुछ और आ गया तो क्या करें। बिंदास, कुछ भी आएगा, अपना हाथ जगन्नाथ। यानी मतलब समझे, 10 लाइन लिखना है, हम खुद से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। That's why I always emphasize on this section. What I mean to say is that you must have an accuracy on translation section. ट्रांसलेशन सेक्शन जहां मजबूत हुआ, अंग्रेजी की कहानी खत्म। जो हम बार बार कहते हैं, अगर आपको आज कहा जाए कि हिंदी का एग्जाम देना है, 15 दिन बाद आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि थोड़ा सा हमको कहानी वहानी मालूम रहेगा। ये कॉन्फिडेंस आप में किसकी वजह से आया? बताओ, किसकी वजह से आया? लैंग्वेज की वजह से ना। आपको मालूम है कि भाई प्रेमचंद की कोई कहानी हमने पढ़ी है, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखना है, हम खुद से क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो पैटर्न तो दोनों का सेम ही है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिटरेचर ही है। उसमें भी क्वेश्चन आंसर रहता है, उसमें भी कहानियां और कविताएं रहती हैं, और अंग्रेजी में भी। लेकिन अंग्रेजी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, और हिंदी सरल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई भाषा नहीं, उनको डिपेंडेंसी रहती है क्या, रट्टा मारने की। रिपोर्ट रट लो, लेटर रट लो, ये डिपेंडेंसी को छोड़ो। चलो एक एक करके, रिवीजन तो आपका डेली चलता ही है, तो पहले रिवीजन को ही ध्यान देना है। पहला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ? लास्ट लेसन वाले सेक्शन से है। तो उस ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का नाम क्या था? वास्टर। लोहार का नाम वास्टर। ये सब तो आप लोग का रटा हुआ है, वास्टर था। दूसरा है, द लास्ट लेसन इज बेस्ड ऑन व्हिच वार? लास्ट लेसन इज बेस्ड, बेस्ड मतलब होता है आधारित। तो ये जो कहानी लास्ट लेसन है, किस युद्ध पर आधारित है? फ्रैंको प्रशियन वार। प्रसा को ही जर्मनी भी कहते थे, है ना। प्रसा यूनाइटेड सेक्शन था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यानी बृहत्तर जर्मनी को ही प्रसा भी कहा जाता था। तो फ्रैंको प्रशियन वार। तीसरा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हैमल सर्व्ड इन दैट स्कूल? फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों तक एम हैमल ने सेवा दिया था उस स्कूल में? कितने सालों तक दिया था? 40 ईयर्स। बहुत अच्छा, डी नंबर, 40 ईयर्स। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। When did the squatters come from Bangladesh? स्क्वाटर्स मतलब होते हैं विस्थापित, शरणार्थी। यानी बांग्लादेश से जो विस्थापित लोग थे वो इंडिया कब आए थे सीमापुरी में? 1971 में, 1971 में। अगला है, which game does साहब like the most? साहब को सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद आता है? टेनिस पसंद आता है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल हु इज शोल्डरिंग द पीसेस ऑफ ग्लास? सविता। हाँ, ग्लास को क्या करते, चूड़ी को जोड़ती है। गांठ होता है ना चूड़ी में, देखते होंगे, उसको जो जोड़ने का काम कर रही है लॉस्ट स्प्रिंग वाले सेक्शन में, वो उस लड़की का नाम क्या है? सविता, डी नंबर। अगला है, what was the age of the boy who had thrown Douglas into the swimming pool? ना, उस लड़के का उम्र क्या है
क्या था जिसने डगलस को किस में फेंक दिया था? स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। तो उसकी उम्र कितनी थी? 18 साल। अगला है, इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और हमको लगता है आप लोग रट भी चुके हो, क्योंकि ज्यादा चांस है ये सब बीच बीच में कोटेशन वगैरह घुसा देता है। हु सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ? किसने कहा कि अगर हमें किसी से डरना है तो वो किससे डरना है? डर से ही डरना है। यानी अपने आप को डर से क्या रखना है? दूर रखना है। तो वो किसने कहा था? रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट जानते हो कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। मैंने हाल फिलहाल में बहुत पहले से, एकदम एग्जैक्ट ईस्वी वगैरह तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो पहले राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, हाउ मच मनी डिड द रैट पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हाउस? स्टील मतलब चुराना होता है। कितना पैसा चुराया था उसके यहाँ से? 30 क्रोनर, यानी कि सी नंबर। आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में। सोशल मीडिया वरदान तथा विशाप दोनों है। आपने एक गड़बड़ किया है, आपने जरूर, हमको जो लगता है आपने लिखा है इज, लेकिन होगा क्या? आर। हाँ, आर लिखो, वेरी गुड, आप लोग बहुत शार्प हो। ये नहीं हम जबरदस्ती बड़ाई कर रहे हैं या आप लोगों को फुला रहे हैं, गुब्बारा बना रहे हैं। हकीकत हमको बड़ी खुशी होती है आप लोगों के जो तरक्की को देख करके। बाकी सब्जेक्ट्स आपके कैसे हैं उससे हमको उतना तो नहीं मतलब, लेकिन एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न यू आर ऑन द टॉप। हमको पूरा भरोसा है कि हम 50 क्वेश्चन देंगे, जहां तक पढ़ाए हैं, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव, तो 50 में 48 तो आप लोग सही बनाओगे, इसका एकदम कॉन्फिडेंस है। और इसका क्या है, इसमें मेरा योगदान है। मेरा अगर 20% माना जाए तो 80%, अगर मेरे योगदान से होता तो सब अभी टनाटन करते रहता। आपने मेहनत किया है, चाहे जो भी हो, या तो हम लोग डेली रिवीजन करते हैं उसकी वजह से याद है आपको, या जो भी कारण रहा हो। चलो देखते हैं, सोशल मीडिया वरदान तथा अभिशाप दोनों है। सोशल मीडिया आर क्यों होगा? क्योंकि मीडिया प्लूरल होता है। एक बार और चर्चा मैंने की थी, मीडिया का सिंगुलर होता है मीडियम। जैसे बायोलॉजी वाले हमको बताएंगे कि बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम ना। तो मीडियम से बना है क्या? मीडिया। तो मीडिया को हमेशा प्लूरल मान के चलो। तो सोशल मीडिया आर बून एंड बैन बोथ को कॉमा दे करके लास्ट में लिख दो। सोशल मीडिया आर बून एंड बैन बोथ। नहीं, बोथ को आगे नहीं, पीछे लिखना है उसको, आगे नहीं। अगला देखते हैं, इसने लोगों की सोच, जीवन शैली तथा सामाजिक संरचना को क्या किया है? बदल दिया है। कौन सा टेंस हुआ बदल दिया है? वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बहुत तेजी से पकड़ते हो। इसने लोगों की सोच, जीवन शैली तथा सामाजिक संरचना को क्या किया? बदल दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो स्ट्रक्चर याद है? क्या करोगे? हाँ, वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और V3। तो इसने, इसका सब्जेक्ट है, इट लिखो। हाँ, इट हैज, बदलना है क्रिया। इट हैज चेंज्ड, इट हैज चेंज्ड द थिंकिंग, कॉमा लाइफ स्टाइल एंड द सोशल स्ट्रक्चर। सबका कीवर्ड्स हमने यहां नीचे लिखा है। इट हैज चेंज्ड द थिंकिंग, कॉमा लाइफ स्टाइल एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल। कई लोग इसका सदुपयोग करते हैं। टेंस सिंपल प्रेजेंट, टेंस सिंपल प्रेजेंट। तो सीधा है, सब्जेक्ट के बाद V1 V5 लगाना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? कई लोग, मैनी पीपल यूज इट। बस एकदम साधारण है, मैनी पीपल यूज इट। अगला है, बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है। तो मैनी पीपल, दोनों का, कई लोग बहुत सारे लोग एक ही है। तो मैनी पीपल मिसयूज इट। यही था ये आपके पैसे के रिवीजन वाले सेक्शंस में। हम लोग उधर बुक वाले सेक्शन में क्या पढ़ रहे थे अभी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अधूरा रह गया, ये तो पूरा हुआ। अच्छा, वो हो गया। कुछ सेकंड नोट्स में उसका क्वेश्चन आंसर लेकिन नहीं है, थर्ड नोट्स में आएगा उसका, क्योंकि अब 2 ही पोएम का तो बचा है दोनों क्वेश्चन आंसर करना। खैर, थोड़ा सा हम इंट्रो कर देते हैं
जरा सा 5 मिनट के लिए पोएट्स एंड पैनकेक का, ताकि अगले क्लास में कुछ स्टोरी लेंगे, कुछ रिवीजन लेंगे और एक राइटिंग स्किल लेंगे, रिपोर्ट ले लेंगे मैंने सेकंड नोट्स का। तो देखते हैं क्या है। पोएट्स एंड पैनकेक में जो अगला हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हो, पोएट्स मतलब तो जानते हो क्या होता है, कवि। और पैनकेक जो है वो एक मेकअप मटेरियल है। जैसे अभी हम लोग पॉन्ड्स लगाते हो, लैक्मे लगाते हो, मेकअप का कुछ सामान सब होता है, उसका नाम रहता है। तो अलग अलग चीजें इस स्टोरी में जब इसको सिलेबस में शामिल किया गया, कई दफा आपके बुक में कुछ स्टोरी ऐसी है ना जिसको कि हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट नहीं समझते, बहुत सदुपयोगी नहीं समझते, क्योंकि जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो इसमें एक झलक मिलती है। और वो झलक क्या है? कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन। यह कहानी मूलतः उस समय की है जब दुनिया कोल्ड वार से गुजर रही थी। पता नहीं इतिहास में आपने इसे सुना है या नहीं सुना है, शीत युद्ध सुना है इतिहास में? नहीं सुने हो? शीत युद्ध एक वक्त था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके उत्तरार्ध में कुछ समय के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई। एक ध्रुव वो जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर विश्वास करती थी। अब आप कहोगे ये कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है सर? जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, साम्यवाद। साम्यवाद मतलब नाम से ही लगता है समानता, यानी जहां एक मत है कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बड़ी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई खा खा करके मर रहा है और कोई बिना खाए मर रहा है। देख रहे हो ना स्थिति क्या है अभी दुनिया, खास करके अपने देश में या जितने पूंजीवादी देश हैं वहां की स्थिति यह है 1% लोगों के पास 40% दौलत, 1% लोग, और 40% लोग ऐसे हैं जो डेली सुबह उठते हैं और उनके प्रार्थना में एक ही चीज शामिल होता है, हे प्रभु आज का पूरा दिन बिना किसी के आगे हाथ फैलाए बीती जाए। और किसके लिए हाथ फैलाना पड़ सकता है? खाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। यानी कि छोटी सी चादर है, लंबा सा शरीर है, और उस चादर को जब आप ठंड लगता है, अगर कभी कभी आपके साथ भी ऐसा मौका लगा होगा कि चादर छोटी है लेकिन आपकी लंबाई क्या है, बहुत है। अब आप क्या कर रहे हो, कभी इधर से दाव रहे हो, कभी इधर से दाव रहे हो। गरीबों की जिंदगी ऐसी होती है, मैनेज करना। तो 40% लोग मैनेज करके चलते हैं। कम्युनिज्म में एक बात क्या होती है, वो समानता पर, सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसके थोड़े से दुर्गुण भी हैं तो वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरी विचारधारा क्या? कैपिटलिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद। कि एक का ध्वज वाहक था, फ्लैग वेयरर था, कौन? रसिया। पहले उसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, सोवियत रूस। नाम सुना है ये सब? थोड़ा सा पढ़ो ना, थोड़ा सा बाहरी चीजें भी पढ़ो, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश ये सब को के अलावा, क्योंकि आगे जाके धोखा दे देगा। आगे आपको लगेगा कि हम कुएं का मेढक बन करके रह गया। यही सब चीजें आपको परेशान करेगी। तो सोवियत रूस, उसका ये होता था, जैसे अमेरिका को क्या कहते हो, यूएसए, तो सोवियत रूस को यूएसएसआर कहा जाता था। तो साम्यवाद किस का जो ध्वजवाहक था वो कौन था? रूस या सोवियत रूस, और दूसरे तरफ अमेरिका। तो जैसे गांव सब में देखोगे 2 दबंगों की लड़ाई होती है, तो दोनों दबंग ये टारगेट रखता है कि गांव का ज्यादा आदमी किसके पक्ष में हो, मेरे पक्ष में हो। इसी तरह दुनिया बट गई थी 2 ध्रुवों में, और एक और ध्रुव था जिसका अगुवा भारत था, और उस ध्रुव को हम लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष, जैसा नाम से ही लगता है, वो दोनों में से किसी गुट का हिस्सा नहीं था, ना रूस का ना ही अमेरिका का। तो ये कहानी है
इन दोनों दबंगों के लड़ाई के बीच में कैसे भारत में लोगों के ब्रेन को वॉश किया जा रहा था। पोएट एंड पैनकेक में यह बताया गया है कि कैसे भारत में लोगों के ब्रेन को वॉश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या। ब्रेन वॉश समझ दो, दिमाग को क्या करना, जो उसमें पहले से चीजें बैठी हुई उसको हटाना और नई चीजें क्या कर देना, इम्प्लांट कर देना। और ये गेम चल रहा था किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो लेखक कहते हैं मैं जिस स्टूडियो में काम करता था उस स्टूडियो का नाम था जेमिनी स्टूडियो, और ट्रक के ट्रक भर करके वहां क्या आते थे, मेकअप मटेरियल आते थे। स्टूडियो समझ रहे हो ना, फिल्म बनती थी। कभी आप फिल्म देखना तो उसमें देखना आएगा कमालिस्तान स्टूडियो, पद्मालय, अलग अलग स्टूडियो के नाम आते हैं। आप लोग तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते होगे, आजकल के बच्चे उतना फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम लोग भयंकर फिल्म देखे। अपना देवघर में 2-2 हॉल में फिल्में लगती थी, शंकर टॉकीज और भगवान टॉकीज में। और शायद आप रिलेट कर पाओ, फूल कांटे, साजन जैसी फिल्में आई। और जानते हो लाठी चार्ज होता था, पुलिस। और मंदिर में उतने लंबी लाइन नहीं लगती थी जितना सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की के आगे लगता। तो इसलिए आप लोग शायद फिल्म स्टूडियो वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं जानते, आप लोग रील्स वाली दुनिया के लोग हो, है ना। तो फिल्म स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में जो कलाकार काम करते थे उनका मेकअप करने के लिए क्या होता था, ट्रक के ट्रक मेकअप मटेरियल आता था। और उस मेकअप मटेरियल का नाम क्या था, पैनकेक। हाँ, लेखक कहते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग, माने सबसे मुश्किल काम जानते हो, फिल्म मेकिंग है। आप लोग को लगता है ना 2.5 घंटे की फिल्म देखते हो तो भाई घटिया है। उस घटिया फिल्म को बनाने के लिए कितने लोग शामिल, एक तरफ गाना बनाने वाले लोग हैं, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिका, वो लोग हैं, बाजा वगैरह बजाने वाले लोग हैं। सोचो कितना मेहनत लगती है। एक तरफ डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, बड़े बड़े सेट बन रहे हैं, जैसे दुर्गा मंदिर का पंडाल सब बनता है उस तरह का सेट बन रहा है, लाखों का किला उला ये सब का सेट बन रहे हैं। माने ये महीनों सालों का समय, अगर बड़ा फिल्म है तो सालों लग जाते हैं, 3-4 साल बनते बनते। सोचो कितना मेहनत का काम। और 2.5 घंटा देखने के बाद हम लोग कहते हो बेकार है। तो उसके बाद उसमें एक मेकअप डिपार्टमेंट में अलग अलग हायरार्ची थी। हायरार्ची मतलब उत्तराधिकारी, माने कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे करके। उसमें एक ऑफिस बॉय था, उसका काम क्या था, टब में ढेर सारा मेकअप मटेरियल ले लेता था और लोगों का क्या करता था, पुताई करता था। लेखक कहते थे पुराने जमाने में मेकअप क्या होता था ये तुमको जान करके आश्चर्य लगता है। आप पुराने जमाने का ये क्या कहते हैं फैशन स्टाइल देखोगे ना, हीरो जो पैंट पहनेगा लगेगा 3 आदमी वो पैंट पहन सकता था कटवा करके। हाँ, पहले सुंदर बनाते थे बंदर बनाते थे, यही नहीं समझ में आता था। हीरोइन का देखोगे पुराने जमाने में, हीरोइन का काजल एकदम कान तक खींचा हुआ है। हाँ, इधर बाल ऐसे इधर ऐसे ऐसे लटका हुआ है, इधर फूल लटका लिया है। हाँ, अब पूरा मेकअप आपको पर्दे पर दिखेगा। अभी का क्या है, अभी का मेकअप क्या है, सिंपल। अगर मेकअप नहीं है तो समझो वही मेकअप है। अभी आप लोग हाफ पैंट पहन लेते हो, चल लेते हो। अभी का जमाना बहुत सिंपल है, हवाई चप्पल पहन करके मॉल भी घूम करके आ जाते हो। साधारण हम लोग साधारण सा कपड़ा पहन लेते हैं, निकल। अभी बहुत हम लोग सिंपल लाइफ जी रहे हैं। और उस समय अगर कोई पार्टी में गए तो आपको दिखना चाहिए, जो उस दिन भी हम बता रहे थे, इतना लोग सजते थे। कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं कि ब्यूटी पार्लर में घुस जाएंगे तो 2-3 घंटा तक ब्यूटी पार्लर में, महिलाएं खास करके, शादी ब्याह का सीजन हुआ ब्यूटी पार्लर में गई और ऐसा बन करके निकली कि आपका पति भी नहीं पहचान पा रहा है कि ये मेरी वाइफ है। अंडा ऐसा छिला हुआ चेहरा है, आलू ऐसा, हाँ, पूरा आंख मुंह सब फूल गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वहां मेकअप करता था, ये ऑफिस बॉय भी वही करता था। नेक्स्ट क्लास में इस स्टोरी को हम लोग रैप अप करेंगे। बड़ी मजेदार स्टोरी है तो स्टोरी बीच बीच में बोरिंग हो जाती है, लेकिन हम आपको इस ढंग से समझेंगे, आपको स्टोरी अब समझोगे तभी तो याद भी रहेगा। लाइन बाय लाइन खाली पढ़ोगे और समझे में नहीं, नींद आ रही है, तब खा के याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्या बनाओगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखते हैं। थैंक यू।